Hello students, today we will study part 2 of class 12th chapter 1 of physics, that is electric charges and fields. Today we will study the topic Coulomb's law. So for part 1, please watch my video on electric charges, that is part 1 of class 12 chapter 1 physics. To get notification of my all videos, students please subscribe my channel. कूलम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स होती है और उसका क्या मैग्नीट्यूड है उसके बारे में पढ़ेंगे। चार्ज की जो बाकी बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग पार्ट 1 वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख लीजिए, जिससे आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच की बेसिक प्रॉपर्टीज को जान पाए। कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि टू चार्जेस के बीच में जो प्रॉपर्टी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है और किसके अकॉर्डिंगली कैसे बिहेव करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, Coulomb's law states that the magnitude of the electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges is first, it is directly proportional to the product of magnitude of charges, and secondly inversely proportional to the square of the distance between them and acted along the line joining the two charges. That is Coulomb लॉ हमें ये बता रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है दैट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी जितना डिस्टेंस चार्जेस के बीच में बढ़ेगा फोर्स उतनी ही कम होगी। एंड थर्ड, दैट इज डायरेक्शन, इट्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। Now, if 2 point charges Q1, Q2 are separated by a distance r in vacuum, then magnitude of the force F between them is given by, according to the Coulomb's law, is F equal to K into Q1 Q2 by R square. हमने यहाँ पे Q1 Q2 को मॉड्यूलस में रखा है because we are telling the magnitude of force. Now look at the diagram students. यहाँ पे अगर Q1 Q2 दोनों सेम चार्जेस है यानी सेम नेचर के, that is here we are taking both are positive, तो जो फोर्स है that is repulsion in opposite direction. When Q1 and Q2 are opposite nature, that is Q1 is positive, Q2 is negative, then look at the force is in inward direction, that is attractive force, but magnitude is same as Q1 and Q2 is same. Now K is a constant in this equation and whose value depends on the unit of charge. तो हम लोग जो चार्ज की यहाँ पे यूनिट्स पे डिपेंड करता है। इफ वी आर टेकिंग SI यूनिट, सो दैट इज इन SI यूनिट्स द वैल्यू ऑफ K इज अबाउट 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो फ्रेंड जो K की वैल्यू है वो SI यूनिट में है, CGS यूनिट या MKS यूनिट्स में ये वैल्यू चेंज होती रहती है। सो जब आप न्यूमेरिक कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि K की वैल्यू आपने क्या है, यूनिट्स जो है आपके क्वेश्चंस में क्या दी गई है, कि फोर्स को कैसे दिया गया है और डिस्टेंस को मीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया, कैसे दिया गया। आइदर यू चेंज द यूनिट्स इन SI और यूज द वैल्यू ऑफ K इन अदर डायमेंशन, जो आपको कहीं भी मिल जाएगी। द कांस्टेंट K इन कूलम्स इक्वेशन इज यूजुअली पुट एज K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो दैट कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. Here epsilon naught is called the permittivity of free space. तो स्टूडेंट्स हम इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखते हैं कि जो हम लोग ये इक्वेशन डिफाइन कर रहे हैं ये वैक्यूम में डिफाइंड है, और जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैक्यूम में वैल्यू है जो SI यूनिट्स में, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.857 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी जो वैल्यूज हैं आपकी मैटर में या इंसुलेटर में या कंडक्टर में चेंज होती रहती है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में डिफाइन किया है। नाउ वी कैन शो कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग टू चार्जेस को करते हैं, दैट इज चार्ज Q1 Q2, दे आर लोकेटेड एट R1 एंड R2। तो क्लियर, दो जो वेक्टर नोटेशन में R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 and it is direction from 2 to 1. Now that is F21 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 by Q2 upon R square and unit vector R21.
So F21 is along the unit vector R21. Now look at the equation. F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by Q1 Q2 by R square into unit vector R21. So that is F is along R21 is valid for any sign of Q1 and Q2, whether positive or negative. So now we look at the cases where Q1 and Q2 are of same nature or of opposite nature. So first of all, if Q1 Q2 are of the same sign, either both positive or both negative, in that case Q1 the product is always greater than 0. So F21 is along R21, which denotes repulsion, that is both are going in opposite direction, as it should be for like charges. Now that is second case. If Q1 and Q2 are of opposite signs, then F21 is along minus R21, that is R12. Obviously we know that vector में R21 is equal to R2 minus R1 and R12 is equal to R1 minus R2 are both vectors of opposite direction. So clearly, as F21 is in negative, it is clearly denotes the attraction as expected for the like charges. आप लोग डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, जब Q1 Q2 सेम नेचर के हैं तो जो फोर्स जो है R21 की डायरेक्शन में है, इट इज अपोजिट, इट टेक्स वन चार्ज अवे फ्रॉम द अदर. और व्हेन Q1 and Q2 are of opposite charges, it is along R12, that is it brings one charge nearer to the other charge, that is charges attract each others. Thus we do not have to write separate equation for the cases of like and unlike charges. So Coulomb's law, that is F21 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square in the direction of unit vector R21 gives the force between two charges Q1 and Q2 in vacuum. Here students, मैंने आपको पहले ही बताया, जो epsilon naught, that is permittivity of free space, is defined for vacuum only. For matters, the value of epsilon naught changes, and that we will be dealing in next chapters. So if the charges are placed in a matter or the intervening space has matter, कि चार्जेस या तो चार्जेस किसी कंडक्टर के अंदर है या किसी पानी के अंदर है या कहीं भी आप लगा लीजिए, या उनके बीच में हम लोग कुछ चीज रख देते हैं, लाइक अगर Q1 है Q2 है, हमने उनके बीच में एक वुडन ब्लॉक रख दिया, तो उस सिचुएशन में जो ये इक्वेशन है ये चेंज कर जाती है. So that the situation get complicated due to the presence of charge constituents of matter, and जो we shall consider electrostatics in matter in the next chapter. So students, अभी जो चीजें हैं जहाँ पे हमारा वैक्यूम, जो अभी हमने सारी इक्वेशंस वैक्यूम में पढ़ी है, that is in free space. तो जब ये सब चीजें चेंज होंगी, उसमें कुछ और आएगा, वो हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. ना फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फोर्सेस दो चार्जेस के बीच में पढ़ी है, Q1 एंड Q2. नॉर्मली आइडियली या ये सिचुएशन हमने ली है जहाँ एक चार्ज Q1 है Q2 है, लेकिन जब हम फिजिकल वर्ल्ड में जाते हैं वहाँ पे चार्जेस दो नहीं बहुत सारे होते हैं, दैट इज देयर आर मल्टीपल चार्जेस. तो अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ को कैसे निकालना है और उनके बीच में जो फोर्सेस है उसको कैसे फाइंड करना है. टू फाइंड द फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, first of all we look at the principle of superposition, which states that force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया जाता है, लेट अगर हमने Q1 चार्ज है और उसके साथ बहुत सारे और चार्जेस है Q2 Q3 Q4, तो जब हमने इन सबकी फोर्सेस निकालनी है तो सबसे पहले हम Q1 पे Q2 Q3 और बाकी सभी चार्जेस से एक एक करके फोर्स निकालेंगे. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, देन Q1 एंड Q3, देन Q1 एंड Q4, और इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास फोर्स ऑन Q1 मिल जाएगी. ठीक है, नाउ वी लुक एट दिस. कंसिडर सिस्टम ऑफ n स्टेशनरी चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q1 in vacuum. The principle of superposition says that in a system of charges Q1, Q2, Q3 up to Qn, the force on Q1 due to Q2 is the same as given by Coulomb's law.
that is it is unaffected by the presence of other charges q3 q4 up to qn. So the total force F1 on the charge q1 due to all other charges is then given by vector sum of the forces F12 F13 up to F1. तो क्लियरली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो F1 है दैट इज अ फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू q2 in such a way that is other charges are not present there. Similarly, F13 is a force on charge q1 due to q3 such that all other charges are not present there. So similarly, we will find charges for all those two systems, that is q1 q2 q1 q3 q1 q4 and q1 qn, and then add these forces. So that is F1 is equal to F12 plus F13 up to Fn. That is force on charge 1 q1 is equal to force on charge q1 due to q2 due to q3 to qn. उन सबको हम ऐड करेंगे एंड द इक्वेशन लुक लाइक दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r square r12 प्लस में q1 q3 by r square r13 प्लस सो ऑन प्लस में q1 qn by r square r1n. तो यहाँ पे जो हमारा फोर्सेस का है दैट इज अ वेक्टर सम नॉट अ स्केलर सम बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे जो है हम वेक्टर सम लेंगे. अगर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे जो चार्जेस है उनके उसके हिसाब से दैट इज आइदर इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव हमें पता चलेगी फोर्सेस आर अट्रैक्टिव रिपल्सिव, और उन सबको जब हम वेक्टर सम लेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा. और हम लोग इसे लिख सकते हैं एफ आई दैट इज फोर्स ऑन चार्ज आई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन j इक्वल टू 1 to n, बट j इज नॉट इक्वल टू i qi qj अपॉन r स्क्वायर वेक्टर i j. तो यहाँ पे हमने j की वैल्यू जो है कोई ध्यान से देखिए इज नॉट इक्वल टू i मीन्स अगर क्लियरली F111 हमने नहीं लिया है, it is F12 plus F13 plus F and so on. Similarly, when we take F2, it is equal to F21. Then we don't have F22, we have F23 and so on. So J is not equal to I. So thank you students. Here we end the part 2, that is Coulomb's law of chapter 1 of class 12th physics. Students, आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल by clicking the subscribe button below.